हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक में। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 7 जिसका नेम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। यानी कि तृतीय क्रियाएँ कौन सी होती है और चतुर्थक क्रियाएँ कौन कौन सी होती है उनको बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हमने कौन कौन से पढ़ा है। 5th लेसन में पढ़ा हमने प्रथम क्रियाएँ और 6th लेसन में पढ़ा हमने द्वितीय क्रियाएँ। और आज हम पढ़ेंगे तृतीय क्रियाएँ और चतुर्थ क्रियाएँ किसे कहते हैं। यानी कि 4 प्रकार की क्रियाएँ होती है। तो डाउनलोड पीडीएफ, यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे वीडियो के लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तृतीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप से क्या तात्पर्य है, तृतीय क्रियाकलाप होता क्या है इसे देखते हैं। तृतीय क्रियाकलाप यानी कि तृतीय क्रियाएँ का संबंध अमूर्त सेवाओं से, मतलब जिनमें जीवन नहीं रहता, जिनमें जान नहीं रहती, जैसे कि मशीनें वगैरह। अमूर्त सेवाओं से यानी कि जैसे कि बस हुई है ना, कार हुई, ये सब क्या है तृतीय सेवाओं में। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती है। इसमें तृतीयक व्यवसाय में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। उत्पादन यानी कि वस्तुएं बनाई नहीं जाती, उत्पादित नहीं की जाती। जैसे खेतों में उत्पादित करते हैं ना अनाज वगैरह, वो इस प्रकार से नहीं किए जाते हैं। तृतीयक व्यवसाय में क्या क्या आते हैं, उदाहरण के लिए देखते हैं तो शिक्षण कार्य, बैंकिंग, परिवहन, संचार, वाणिज्य एवं व्यापार आता है। अब शिक्षण कार्य यानी कि एक शिक्षक भी किस में आता है, तृतीयक व्यवसाय में आता है। बैंकिंग, बैंक से लोन वगैरह लेना, पैसे जमा कराना, ये सब क्या है सरकारी कार्य है। और ये किस में आते हैं, बैंकिंग में आते हैं, यानी कि तृतीयक व्यवसाय में आते हैं। परिवहन यानी कि बस के द्वारा हम यात्राएं करते हैं ना, ये सब क्या है तृतीयक व्यवसाय में आते हैं। संचार, वाणिज्य, संचार यानी कि मोबाइल वगैरह के द्वारा हम किसी भी चीज़ को बात करते हैं और बेचते हैं और व्यापार करते हैं, तो ये सब क्या है तृतीयक व्यवसाय है। तृतीयक क्रियाओं का वर्गीकरण। अब तृतीयक व्यवसाय कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन सी, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं। अब व्यापार आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने देखा होगा व्यापार कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को बेचना या खरीदना, ये क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। वस्तुओं की क्रय विक्रय यानी कि खरीदना और बेचना को व्यापार कहा जाता है। यह मुख्यतः रूप से 2 प्रकार का होता है। व्यापार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। थोक व्यापार यानी कि थोक से किसी भी वस्तु को खरीदना, और फुटकर व्यापार। तो थोक व्यापार के बारे में समझते हैं। इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो विनिर्माणों से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं। अब थोक व्यापार में क्या करते हैं, जहाँ पर फैक्ट्री से ना माल बन रहा है ना, वहाँ से वस्तुओं को खरीदते हैं और बड़ी संख्या में खरीदते हैं और उसको लेकर अपने पास ले आते हैं। यानी कि विनिर्माण में सीधा सामान कहाँ से खरीदा जाता है, विनिर्माणों से खरीदा जाता है ना, फैक्ट्री से खरीदा जाता है। इसे पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं, मतलब बड़ी संख्या में लोग होते हैं। अब छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं ना, वो इनसे वस्तुओं को खरीदते हैं, ये रोजगार प्राप्त करते हैं। इसे कहते हैं थोक व्यापार। और फुटकर व्यापार, फुटकर से मतलब यानी कि सड़क पर, फुटपाथ पर जो व्यापार किया जाता है उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। इस व्यापार में उपभोक्ताओं वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है, मतलब सामने से खरीदता है किसी को पैसे देकर। इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें यानी कि फुटपाथ पर जो दुकान लगाई जाती है, वो रेहड़ी वाले यानी कि जो फेरी लगाकर सामान को बेचते हैं। स्वचालित बिक्री मशीनें यानी कि जो स्वचालित रहती है वो बिक्री मशीनें हैं ना, डाक आदेश आदि आते हैं फुटकर व्यापार के अंतर्गत। नोट, उत्पादक, उत्पादक यानी कि बनाने वाला, थोक व्यापारी यानी कि जो बनाते हैं, यानी कि उद्योग हो गया, उद्योगों से किसके पास आता है, थोक व्यापारियों के पास आता है। थोक व्यापारियों से फुटकर व्यापारी खरीदते हैं और फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता यानी कि लोग खरीदते हैं। व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक और वाणिज्य का सारा काम कस्बों और नगरों में होता है। व्यापारिक यानी कि व्यापार के माध्यम से, यानी कि एकदम व्यापार करने के माध्यम से। व्यापार और वाणिज्य का सारा काम कस्बों और नगरों में ही होता है, इन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक। आगे चलते हैं। व्यापार के स्थान, ग्रामीण विपणन केंद्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वस्तुओं को विपणन करना यानी कि बेचना, और नगरीय क्षेत्रों में बाजार केंद्र। अब देखते हैं व्यापारिक केंद्र इनके बारे में पढ़ता है। अवधिक बाजार, ग्रामीण विपणन केंद्र कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये अर्धनगरीय केंद्र होता है। ये क्या होता है, अर्धनगरीय यानी कि आधा नगर होता है, यानी कि नगर से छोटा रहता है, उसको क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। यानी कि आधा हो गया ना, नगर तो बड़ा हो गया, और आधा किसका हो गया, गांव हो गया। तथा
निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, यानी कि निकटवर्ती जो बस्तियां रहती हैं, आसपास की जो बस्तियां रहती हैं वो गांव में निवास करती है और वहाँ से ये क्या है ग्रामीण विपणन केंद्र यानी कि वस्तुओं को बेचते हैं और खरीदते हैं। इसमें से अधिकांश केंद्र में थोक बाजार, फुटकर व्यापार क्षेत्र शामिल हैं। नगरीय बाजार केंद्र यानी कि नगरीय बाजार केंद्र में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं, यानी कि नगरीय सेवाओं में क्या है विशिष्टीकृत यानी कि अनेक प्रकार की सेवाएं यहाँ पर मिलती हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। यह नगरों में स्थित होते हैं और नगरीय व्यवसायों में होते हैं, यानी कि सेवाओं में इसका कार्य होता है। आवधिक बाजार होता क्या है इसको देखते हैं। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते, यानी कि हमेशा बाजार नहीं लगते, यानी कि किसी ना किसी, जैसे कि सैटरडे को बाजार लगेगा, सैटरडे को दुकानें लगेगी, है ना, कोई मंडे को लगाता है, कोई ट्यूसडे को लगाता है, यानी कि एक फिक्स दिन रहता है जिसपे आवधिक यानी कि अवधि यानी कि अवधि 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 यानी कि समय के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाजार लगता है उसी क्या कहते हैं आवधिक बाजार कहा जाता है। अब इसको पूरे को पढ़ लेते हैं। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते यानी कि रेगुलर बाजार नहीं लगते हैं, वहाँ पर विभिन्न कालिक अंतरालों पर यानी कालिक अंतराल यानी समय के अनुसार स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। स्थानीय यानी कि आसपास में आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। साप्ताहिक या एक सप्ताह में लगते हैं या फिर एक महीने में एक बार लगते हैं, पाक्षिक होते हैं, जो आसपास के ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं, यानी कि एक तरह से मेले जैसे होता है यह। ग्रामीण विपणन केंद्र 11 ग्रामीण विपणन केंद्र एवं नगरीय विपणन केंद्र में अंतर बताइए। ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र में, यानी कि नगरीय व्यापार और ग्रामीण व्यापार के बारे में बताइए। केंद्रीय निकटवर्ती बस्तियों को का पोषण करते हैं जो ग्रामीण में क्षेत्र में होते हैं। केंद्र अधिक विशिष्टकर नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि नगरीय जो होते हैं ना वो केंद्र के अंतर्गत होते हैं। ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और विपणन केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टकर वस्तुएं सेवाएं भी प्रदान करते हैं। जो ग्रामीण वाले क्षेत्र होते हैं केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं, और जो शहरी होते हैं वो स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टकृत वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सुविधाएं नहीं होती, मतलब ग्रामीण जो विपणन केंद्र है उसमें व्यावसायिक सुविधाएं नहीं होती, जबकि इन केंद्रों में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते हैं। ये केंद्रीय विपणन की सेवाएं और अध्ययन, वकील, परामर्शदाता एवं चिकित्सक की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। परिवहन क्या है? परिवहन यानी कि वस्तुओं को एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, यानी कि परिवहन एक सेवा है। देखते हैं आगे। परिवहन सबसे मुख्य सेवाओं में से एक है। बाकी इन सभी सेवाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन पर निर्भर होती है। मतलब जो बाकी सेवाएं हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर होती है? परिवहन पर निर्भर होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आवश्यकताएं होती हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भू क्षेत्र यानी कि भूमि का क्षेत्र किस प्रकार से है। हम पहाड़ों पर क्यों ट्रकों को नहीं ले जा पाते? क्यों? क्योंकि क्या है वहाँ पर क्या है भूमि उबड़ खाबड़ है और ऊंची नीची है, इसलिए। और समतल भाग पर हम आसानी से गाड़ी को चला लेते हैं, तेज चला लेते हैं। क्यों चला लेते हैं? क्योंकि वहाँ क्या है समतल भाग है और आसानी से गाड़ी चल जाएगी, यानी कि भू क्षेत्र भी परिवहन को प्रभावित करता है। विकास का स्तर किस प्रकार से, यानी कि कहाँ पर सड़कें अच्छी निर्मित हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, कहाँ पर जलप्रपात के लिए है, कहाँ पर वायुयान के लिए क्या तरीका है, क्या नहीं है। जिस क्या है विकास के स्तर है। परिवहन के साधनों की उपलब्धता, यानी कि किसी क्षेत्र में परिवहन के साधन उपलब्ध है या नहीं है। किसी गाँव में जाने के लिए यदि गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, तो लोग कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना यदि बस का सहारा है तो। क्यों? परिवहन के साधनों की उपलब्धता, यानी कि परिवहन के साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। मार्गों की स्थिति, मार्ग रहते हैं ना सड़क वगैरह, उनके कैसे मार्ग हैं कैसे नहीं है, किस प्रकार की स्थिति है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, टूटे फूटे तो नहीं है। और है मांग से तात्पर्य है कि किस प्रकार की हमें आवश्यकता है सड़कों की। परिवहन में नोड और योजक का क्या अर्थ है? नोड और योजक किसे कहते हैं? देखते हैं। दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा या नहर नोड कहलाता है, यानी कि नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। योजक मतलब जोड़ना, यानी कि दो सड़कों को जोड़ने वाली नोड को योजक कहा जाता है। जबकि नोड किसे कहा जाता है?
शहर को, यानी कि कस्बा शहर नोट होता है। आगे चलते हैं पर्यटन। पर्यटन से क्या तात्पर्य है? पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्य से अधिक की जाती है। पर्यटन में लोग अपने निवास स्थल पर एक कार्यस्थलों में अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए अन्य स्थलों पर जाकर मनोरंजन करते हैं। पर्यटन में क्या करते हैं? लोग घूमने जाते हैं। टूरिस्ट पर्यटन उद्योग बढ़ाने के लिए होता है। आगे चलता है। पर्यटन सेवा को प्रभावित करने वाले यानी कि पर्यटन यानी कि लोगों को हमारे देश में आने के लिए या फिर हमारे देश में किसी दूसरी जगह पर हम घूमने जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या है? देखने लायक कोई चीज़ें हैं। इनकी पर्यटन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से देखते हैं। मांग। मांग से तात्पर्य है कि विगत शताब्दी में अवकाश के लिए पर्यटन की मांग तीव्रता से बढ़ रही है। यानी कि अवकाश के लिए, यानी कि लोगों को अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए और अपना मन बहलाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? पर्यटन के लिए जाते हैं और इधर उधर जाते हैं, घूमने जाते हैं। यानी कि पर्यटन आवश्यक पर्यटन की मांग करते हैं। उच्च जीवन स्तर तथा बढ़े हुए आराम के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए पर्यटन स्थल पर जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि विश्राम के लिए जाते हैं। परिवहन परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए कारण पर्यटन क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है। उदाहरण के लिए वायु परिवहन ने घरों को विश्व के सभी पर्यटन स्थलों में जोड़ दिया गया है। यानी कि वायु परिवहन को विश्व के सभी पर्यटनों में जोड़ दिया गया है। जलवायु से क्या होता है? कुछ ठंडे क्षेत्रों के पर्यटन को गुनगुनी धूप में पुलिन पर मौज मस्ती करने की इच्छा होती है। दक्षिणी यूरोप भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व को एक बहुत पूर्ण महत्व दिया गया है। आगे चलते हैं। 4 नंबर पर भूदृश्य। भूदृश्य से क्या तात्पर्य है कि कुछ लोग मनोरंजन और मनोहर पर्यावरण में छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। मनोरम और मनोहर पर्यावरण में यानी कि एकदम अच्छे पर्यावरण हो, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हों, एकदम बड़े माहौल टाइप में हो, झरने वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। हम भी तो वहीं जाते हैं जहाँ पर भूदृश्य अच्छे हों, जहाँ पर भूमि को देखने में हमें आनंद प्राप्त हो। इसके लिए पर्यटन पर्वत, झीलें, है ना, दार्शनिक स्थल जैसे कि किसी मंदिर वगैरह में जाना, समुद्र तटों पर जाना, मनुष्य द्वारा पूर्ण में अपरिवर्तित भूदृश्यों को चुनने की मतलब ज़्यादा इच्छा होती है। मतलब जो परिवर्तित नहीं है भूदृश्य, उनको ज़्यादा देखते हैं लोग। धनी इतिहास एवं कला। प्राचीन काल में इतिहास से संबंधित स्थल, पुरातत्व महत्व के भवन पर्यटन के लिए आकर्षक स्थल रहा है। यानी कि इतिहास एवं कला। इतिहास यानी कि राणा कुंभा, मुगल, इन्होंने कौन कौन से दुर्ग बनाए, इनको देखने की हमें इच्छा होती है। और इनकी कलाएँ कैसी थी, मतलब इन्होंने यहाँ पर किन किन देवी देवताओं का चित्रण किया है, क्या क्या नहीं किया है, तो सब क्या है? इतिहास एवं कला के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था यानी कि पहले की संस्कृति कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कैसी नहीं थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ का व्यापार क्षेत्र कैसा था, वहाँ के नगरों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था, वहाँ पर नालियाँ थी नहीं थी, वहाँ पर बाथरूम थे नहीं थे, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी देखा गया। मानव जाति और स्थानीय रीति रिवाजों रीतियों पसंद करने वाले पर्यटन लुभाते हैं। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। उदाहरण के लिए गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में मेघडूर और कुर्ग कोई चार हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप होता क्या है? यह बहुत ही विशिष्ट एवं जटिल प्रकार के क्रियाकलाप है जिसका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों से है, जैसे कि शिक्षा, सूचना, शोध व विकास। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन शब्द वैज्ञानिक व्यवसाय से है जिसमें दायित्व, चिंतन, शोध तथा विकास के लिए होता है। मतलब जो भी डॉक्टर वगैरह है ना, सब क्या है इसमें आते हैं। मतलब जो बड़ा प्रतिष्ठित लोग हैं, सोच विचार करते हैं, इंजीनियर वगैरह, वैज्ञानिक, सब क्या है इसमें आता है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था को संचार कहते हैं। संचार का विकास और जीवन स्तर सुधारने में अहम भूमिका होती है। संचार है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाना। अब जैसे कि मोबाइल हुआ संचार का साधन, दूरदर्शन, टीवी, रेडियो, है ना, ये सब क्या है? संचार के साधन हैं। तो ये क्या है? चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। तो चतुर्थ क्रियाकलाप को एक बार और देखते हैं। मैंने आपको परिभाषा गलत बताई थी। ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्रियाकलाप है जिसका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप से, मतलब ज्ञान ग्रहण करना, हमें जिन चीज़ों से ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, है ना, दूरदर्शन हुआ, खेल समाचार पत्र हुआ, है ना, सब क्या है इसमें आते हैं। इसमें जैसे कि शिक्षा, सूचना, शोध व विकास सब किस में
अतः चतुर्थ क्रियाकलाप में चतुर्थ सबसे तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से जिसका दायित्व चिंतन, शोध तथा विकास के लिए नए विचार देना है। संचार के प्रकार। संचार कितने प्रकार का होता है देखते हैं। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जानकारी का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संचार के साधन है मोबाइल और पत्र, यानी कि पत्र यानी कि समाचार पत्र आप सभी पढ़ते होंगे। जनसंचार क्या है? जनसंचार यानी कि लोगों का संचार, एक स्रोत से अनेक क्षेत्रों में व्यक्तियों के बीच जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया को जनसंचार कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाना। संचार के साधन हैं टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन वगैरह। ज्ञान आधारित बृहद स्त्रोतन KPO देखते हैं ये क्या है। यह सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य स्त्रोतन है जिसमें विशेषतया किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च श्रेणी के कुशल कर्मी लगे होते हैं, संलग्न होते हैं, जैसे कि ई लर्निंग, अनुसंधान और विकास किए हैं। चतुर्थ सेवाओं में ज्ञानोन्मुख सेंटर क्यों कहा जाता है? चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। चतुर्थ सेवाओं में किसका उपयोग किया जाता है? विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग किया जाता है कर्मचारियों के, जिसमें दूसरे शब्दों में ज्ञानोन्मुख सेंटर है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रिया सेंटरों में से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेंटर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकास में होने का प्रतीक है। एक ही प्रकार का काम तृतीयक एवं चतुर्थक दोनों ही हो सकता है। जैसे कि अध्यापक तृतीय श्रेणी में है, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति के काम में संलग्न होकर किसी प्रकार का आविष्कार करता है तो वह चतुर्थक व्यवसाय में शामिल हो जाता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों के प्रमुख अंतर। द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन तकनीकी मशीनी एवं फैक्ट्रियों के प्रबंधन से प्रभावित हो देते हैं, यानी कि मशीन और फैक्ट्रियों का प्रयोग किया जाता है द्वितीयक क्रिया में, एवं उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती थी, जबकि तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं, ज्ञान, अनुभव आधारित होता है एवं उत्पादन पारिश्रमिक के रूप में होता है। होम सोर्सिंग किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मियों को घर बैठाकर काम करने की सुविधा प्रदान करना होम शेयरिंग कहलाता है। यह सूचना प्रग्राम क्षेत्र के संबंधित व्यवसाय है। होम शेयरिंग यानी कि किसी भी कर्मचारियों को अपने घर में बैठाकर काम कराने की सुविधा प्रदान करना क्या कहलाता है? होम शेयरिंग कहलाता है। होम यानी कि घर, शेयरिंग यानी कि उसके बीच में बांटना। इंटरनेट से जुड़े होते हैं या अधिक प्रचलित होते हैं। श्रृंखला भंडार एक भंडार चलाने के अनुभव को अन्य भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यावसायिक परिस्थितियां चलाना श्रृंखला भंडार कहलाता है। अंकीय विभाजन होता क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सभी देशों की समान पहुंच नहीं है। विकसित देश इन दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पीछे रह गए हैं। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। देश के भीतर अंकीय विभाजन। देश के भीतर भी अंकीय विभाजन दिखाई में देता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस में अलग अलग भागों में इसके प्रौद्योगिकी विकास में काफ़ी अंतर यह पाया गया है। देश के बड़े बड़े नगरों जैसे महानगर हो गए, है ना, बड़े नगर हो गए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध है। मतलब वहाँ सूचना भी है, सूचना भी किस प्रकार से पहुँचाई जाएगी, संचार की सुविधाएं भी अच्छी तरीके से हैं, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान अच्छे तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में इस सुविधाओं का वंचित रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं, मतलब अछूते रहते हैं। जय श्री राम दोस्तों। हमें आगे बढ़ने के लिए आप सभी का आपको इंस्टाग्राम लिंक, वीडियो की PDF वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का आशीर्वाद, जय श्री राम।